A piece of digital artwork has sold for a record $69.3 million. CryptoPunk NFTs sold for $17 million. Non-fungible tokens, they're taking over the art world. अभी कुछ दिनों से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है ऑनलाइन. जस्ट लुक एट दिस आर्ट जो बीपल नाम के एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है. दिस आर्ट गॉट सोल्ड फॉर अराउंड $69 मिलियन. ये ट्वीट जो ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी के द्वारा किया गया था, जो ट्विटर के हिस्ट्री का सबसे पहला ट्वीट था. इट गॉट सोल्ड फॉर $2,915,835.47. और ऐसी हजारों डिजिटल आर्ट्स हैं जो मिलियंस में सेल हो रहे हैं. बट द क्वेश्चन कम्स दैट लोग एक फोटो को खरीदने के लिए मिलियंस में पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं. आई मीन दे कैन सिंपली जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा. आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसे समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस 3 लेटर वर्ड दैट इज NFT. सो चलिए समझते दैट आखिर NFT है क्या. सो NFT इज नॉन फंजिबल टोकन. कुछ समझ में आया? जब मैंने ये सुना था तो मुझे भी पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया था. बट चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दैट आखिर NFT है क्या. सो नॉन फंजिबल का मतलब होता है समथिंग जो यूनिक है, जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता. जैसे कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है ना. जैसे कि आपके घर वाले आपके बदले किसी और को लाके आपको रिप्लेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपये का नोट फंजिबल होता है, यानी कि एक 100 रुपये के नोट को 50-50 के नोट से या फिर दूसरे 100 रुपये के नोट से रिप्लेस किया जा सकता है. एक बिटकॉइन फंजिबल होता है क्योंकि इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर बिटकॉइन, इट कैन बी ट्रेडेड बाय अनदर बिटकॉइन. हर जब बात नॉन फंजिबल की होती है तो आप इस मोनालिसा की पेंटिंग को देख सकते हो जो लियोनार्डो दी विंची के द्वारा बनाई गई थी. आप इस पेंटिंग को फिर से बना सकते हो, आप इस पेंटिंग को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रिप्लेस इट फ्रॉम द ओरिजिनल आर्ट, फ्रॉम द ओरिजिनल फोटो, क्योंकि ये यूनिक पीस है भाई, क्योंकि ये यूनिक पीस है. जैसे आपके घर वाले के लिए आप यूनिक हो, जैसे ताजमहल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक है, उसी तरह से ये पेंटिंग पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है और यूनिक है और इसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. और इन्हीं आर्ट्स को डिजिटली कलेक्ट करने के लिए और आर्ट के ओनर को ओनरशिप प्रोवाइड कराने के लिए NFT बनाया गया है. बट नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे दैट नॉन फंजिबल टोकन का नॉन फंजिबल तो समझ में आ गया, बट ये टोकन क्या होता है. वेल, जब एक टोकन एक यूनिक आर्ट को असाइन किया जाता है तो इट एक्ट्स एज ए सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, यानी कि जिसके पास ये टोकन होगा वो उस आर्ट का ओनर होगा. और अगर आप ये सोच रहे हो दैट NFT का यूज सिर्फ फोटोज में ही किया जा सकता है, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. Well, NFT can be used in video and audio formats also. Now let's talk about that. आखिर NFT को introduce क्यों किया गया? I mean, what's the point? ऐसे भी तो सब सही चल रहा था. Well, the answer to this question depends whether आप एक आर्टिस्ट हो या फिर एक बायर हो. अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप अपने आर्ट को, जो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, यानी कि इट कैन बी इन वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट और फोटो फॉर्मेट, आप अपने आर्ट को NFT में कन्वर्ट करके उन्हें OpenSea या फिर Rarible जैसे NFT मार्केट प्लेसेस में जाके सेल कर सकते हो. हाँ, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट इथीरियम को सेल करने के लिए या फिर उसे खरीदने के लिए आपके पास इथीरियम होना जरूरी है. और वो क्यों जरूरी है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा. थोड़ा सब्र रखो यार, थोड़ा रखो. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट NFT इज दैट आपको अपने NFT को सेल करते समय आप कितना % रॉयल्टी चार्ज करना चाहते हो. हर बार जब आपका आर्ट सेल होता है ये डिसाइड करने का आपको मौका मिलता है. कुछ समझ में आया? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या बोल रहा है यार. अरे ठहर जाइए, समझाने की कोशिश करता हूँ. तो देखिए पहले क्या होता था डैड, जब एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को सेल करता था तो जो इंसान को वो सेल करता था अपना आर्ट, वो उस आर्ट का नया ओनर बन जाता था. यानी कि फिर जब वो इंसान बाद में जाके वही आर्ट को ज़्यादा दाम में बेचता था किसी तीसरे इंसान को, तो उससे जो मेन आर्टिस्ट जिसने वो आर्ट बनाई है उसको कोई फायदा नहीं होता था. यानी कि पूरे प्रोसेस में मेन आर्टिस्ट सिर्फ एक ही बार प्रॉफिट कमा सकता था. बट NFT के आने से ये सारी चीजें बदल चुकी हैं. अब एक आर्टिस्ट जब अपने आर्ट को NFT मार्केट प्लेस में सेल करता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है डेट वो कितने % रॉयल्टी चार्ज करना चाहता है. यानी कि लेट्स से एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को NFT मार्केट प्लेस में 100 रुपये में बेचना चाहता है और वो बोलता है डेट वो 20% रॉयल्टी चार्ज करेगा हर बार जब उसका आर्ट सेल होता है. तो पहली बार जब वो अपना आर्ट बेचता है किसी दूसरे इंसान को तो उससे उसको 100 रुपये का फायदा होता है. बट जब वो दूसरा इंसान किसी तीसरे इंसान को लेट से 1000 रुपया में वो आर्ट बेचता है फिर से, तो 1000 रुपया का 20% होता है 200 रुपया. तो मेन आर्टिस्ट को उससे 200 रुपया फायदा होता है रॉयल्टी चार्ज, क्योंकि उसने 20% रखी हुई है. फिर जब वो तीसरा इंसान किसी चौथे इंसान को लेट से 2000 रुपया में बेचता है तो 2000 रुपया का 20% कितना होता है 400 रुपीज़. तो
उससे फिर मेन आर्टिस्ट को फिर से 400 रुपये का प्रॉफिट होता है एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट एक आर्टिस्ट के लिए ये जनरेशन सबसे बेस्ट जनरेशन है, क्योंकि आपका एक आर्ट अगर पॉपुलर होता है, फेमस होता है, देन इट कैन गिव यू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जो आपके लाइफ टाइम तक और आपके लाइफ टाइम से आगे आने वाली दूसरी जनरेशन तक आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है ना। ये तो बात रही आर्टिस्ट्स की, बट अगर आप एक बायर हो और अगर आपको किसी NFT को खरीदना है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे डेट कौन सी NFT वैल्यूएबल है और कौन सी नहीं है? क्योंकि जरूरी नहीं है डेट हर एक NFT सक्सेसफुल होगी और उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, बिकॉज इट इज बीइंग सेड दैट 97% of the NFT projects right now are going to go to zero or a lot less than they are right now. So now let's talk about 4 main things जो एक NFT को वैल्यूएबल बनाती है। नंबर 1, फर्स्ट। नाउ फर्स्ट से कहने का मतलब ये है डेट जो सबसे पहले आया हो, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन को वैल्यूएबल इसलिए माना जाता है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एवर क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। ठीक उसी तरह से NFT वर्ल्ड में जितने भी NFTs जो शुरुआती दिनों में लॉन्च हुए थे, उन NFTs को वैल्यूएबल माना जाता है। जस्ट लाइक क्रिप्टो पंक्स 2017 में एक क्रिप्टो पंक NFT की प्राइस अराउंड $400,000 थी, बट आज के समय में इट कॉस्ट अराउंड $530 मिलियन। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट आज के समय जो NFT आएगी वो वैल्यूएबल नहीं हो सकती है। दे कैन बी, अगर उस NFT को खरीदने के लिए ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो जिस NFT की कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी, यानी कि जितने ज्यादा लोग उस NFT को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उस NFT के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। नंबर 2, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। Now I consider this fact as one of the most important factors, and the reason behind this is because let's say for example Justin Bieber अपने 100 limited unique NFTs को सेल करता है और वो इस चीज को बोलता है that जो भी इन 100 NFTs में से एक NFT भी ओन करेगा उससे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा उसके जितने भी फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं उसके, यानी कि जो भी इस NFT को ओन करेगा उससे रियल वर्ल्ड बेनिफिट मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट कैन इजिली गेट पॉपुलर, बिकॉज कोई भी जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट्स वो भी लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं जाना चाहेगा, और जितने ज़्यादा लोग उस NFT को खरीदना चाहेंगे उस NFT की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। सो लुक फॉर NFTs विच हैव रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स। नंबर 3, ओनरशिप हिस्ट्री। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? वेल माइन इज महेंद्र सिंह धोनी। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल धोनी एक बैट खरीदता है और उस बैट की प्राइस 10,000 रुपीज़ होती है। नाउ अगर यही बैट कोई दूसरा इंसान खरीदना चाहे तो उस सेम बैट की प्राइस 1 लाख भी हो सकती है या फिर 1 मिलियन भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज ये बैट धोनी ने यूज किया है। ठीक इसी तरह से NFT में भी अगर किसी एक नॉर्मल फोटो या फिर एक बग के फोटो को भी कोई एक सेलिब्रिटी या फिर कोई एक फेमस पर्सनैलिटी खरीदता है तो इससे उस NFT की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4, रेयरिटी। वैसे NFT वर्ल्ड में जितने सारे भी NFTs है वो सारी रेयर और यूनिक है, बट इन्हीं NFTs में से कुछ NFT और भी ज़्यादा यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात क्रिप्टो पंक्स की जाए तो दिस प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 10,000 टोटली डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स। इस प्रोजेक्ट में हर एक कैरेक्टर्स का ट्रेट, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से अलग है, जिसकी वजह से ये NFT बहुत ही ज़्यादा रेयर और यूनिक बन गया है एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड इन वैल्यू। ठीक इसी तरह से जैक डॉसी का पहला ट्वीट, बीपल का $69 मिलियन कार्ड, ये सारी NFTs बहुत ही ज़्यादा रेयर और यूनिक है और इसी की वजह से इन NFTs की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई है। ना आपके मन में अब ये आ रहा होगा डैट यार कितना लंबा वीडियो है यार, बहुत लंबा वीडियो है यार, जल्दी खत्म करो। करता हूँ भाई, करता हूँ, बस रुक जा, हो गया बस। तो चलिए आखिरी में बात करते हैं डैट आखिर NFT को खरीदने के लिए या फिर उसे सेल करने के लिए आपके पास इथेरियम होना क्यों जरूरी है। लुक द थिंग इज ज्यादातर NFTs इथेरियम ब्लॉकचेन का पार्ट है एंड वी ऑल नो दिस थिंग डैट इथेरियम बिटकॉइन या फिर डोजकॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी है और इथेरियम जो ब्लॉकचेन में रन करता है वो ब्लॉकचेन NFTs को सपोर्ट करता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है डैट दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के ब्लॉकचेन NFT को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। अदर ब्लॉकचेन्स कैन डेफिनेटली इंप्लीमेंट देयर ओन वर्जन्स ऑफ NFT। इनफैक्ट कुछ ब्लॉकचेन्स ने अपने खुद के NFT वर्जन को शुरू भी कर दिया है, लाइक कार्डेनो, पॉलीगॉन, सोलाना एंड मेनी मोर। एंड दैट्स इट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है देन ये बात तो मानना पड़ेगा यार, आपका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए सबसे पहले Now if you want to watch more interesting videos from this channel, watch these videos which are right in front of your screen. And now until next time, be the change.